हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन बाग अकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठी। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं यूनिट 3.6 के साथ, जो कि एक लेसन है जिसका नाम है द कॉन्सर्ट। ये कॉन्सर्ट क्या होता है वगैरह वगैरह सारी चीजें हम देखने वाले हैं, पर शुरुआत हम करने वाले हैं वार्मिंग अप सेशन के साथ। ओके, अब सबसे पहले तो जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, कॉन्सर्ट क्या होता है। बहुत आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये, है ना, कॉन्सर्ट। ठीक है, कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट क्या होता है? लाइव परफॉर्मेंस। लाइव परफॉर्मेंस मतलब जीवंत परफॉर्मेंस, मतलब जो हमारे सामने दिया जाता है उसको लाइव परफॉर्मेंस हम कहते हैं। मतलब कोई गायक गा रहा है और हम उसको सुन रहे हैं हमारे सामने बैठ करके, या फिर कोई डांस कर रहा है और उसको हम स्टेज पर पे डांस कर रहा है और हम नीचे बैठ करके उसको देख रहे हैं, उसको कहते हैं लाइव परफॉर्मेंस या उसको कहते हैं कॉन्सर्ट, जिसमें बहुत सारे लोग जमा होते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है और सारे लोग उसको देखते हैं, उसी को हम कहते हैं कॉन्सर्ट। तो ये कॉन्सर्ट के बारे में ये लेसन है। देखते हैं क्या कॉन्सर्ट है, कैसा कॉन्सर्ट है, इस सारी चीजों को हम लोग को देखना ही है। पर उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं वार्मिंग अप सेशन के साथ। पेयर अप विथ योर पार्टनर एंड आस्क एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डू यू लाइक म्यूजिक? क्या आपको म्यूजिक पसंद है? ये सारे सवाल है, ये आपके देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ये सारे पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस है। मतलब इसके लिए जो आंसर्स है वो कोई फिक्स्ड आंसर्स नहीं होते हैं, हर एक के अपने अपने अलग अलग उसके ओपिनियंस होंगे, उसके आंसर्स होंगे, है ना। किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को नहीं है। कोई कहेगा ठीक है, मुझे जब मैं खुश होता हूँ तभी मुझे म्यूजिक पसंद है। तो अलग अलग उसके आंसर्स हो सकते हैं। What does a concert mean? अभी मैंने आपको बताया कॉन्सर्ट का क्या मतलब होता है। What does a concert mean? A concert means a live performance given by some what we can say artist, है ना, performing artist. Have you ever attended any live concert? क्या आपने अपने जीवन में कोई लाइव कॉन्सर्ट अटेंड किया है? हो सकता है यस, हो सकता है नहीं। Have you ever seen a concert on a television? क्या आपने कभी कॉन्सर्ट टेलीविजन पर देखा है? हो सकता है यस, हो सकता है नहीं, है ना। पर टीवी पर तो बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। Whose concert would you have loved to attend? किसका कॉन्सर्ट आप देखना पसंद कर सकते हो या सुनना पसंद कर, किसका कॉन्सर्ट है जिसको आप अटेंड करना चाहते हो, है ना। तो अभी देखिए कुछ बहुत सारे कॉन्सर्ट हो रहे हैं। कोई गाने गाने के कॉन्सर्ट ले रहा है, कोई कोई डांस के कॉन्सर्ट्स ले रहा है। तो अलग अलग कॉन्सर्ट्स होते हैं, कोई भी कॉन्सर्ट आपको पसंद आ सकता है। लुक एट द वेब डायग्राम गिवन बिलो एंड स्टडी द ट्रेट्स ऑफ अ गुड कॉन्सर्ट। एक अच्छा कॉन्सर्ट जो होता है वो किन गुणों की वजह से बनता है अच्छा, उसके बारे में हम थोड़ा सा अब जानने वाले हैं। देखिए, 10 एसेंशियल लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ अ कॉन्सर्ट। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म। सबसे पहले तो जो कॉन्सर्ट होता है उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो होती है प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, तो प्रोफेशनलिज्म क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? तो प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है कि जिस चीज के आप पैसे ले रहे हो, जिस चीज के आप लोगों से पैसे निकाल रहे हो या फिर लोगों को टिकट बेच रहे हो, जिससे आप पैसे कमा रहे हो जिस चीज से, वहां पर आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, मतलब एक व्यावसायिक की तरह आपको वहां पर काम करना होगा। मतलब कैसे? अगर कॉन्सर्ट का टाइमिंग आपने दिया है 3:30 या 5, जो जो भी टाइमिंग है, 6 बजे का टाइमिंग दिया है, तो बिल्कुल 6 बजे ऑन द डॉट वो शुरू होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने उसमें क्या कहा है कि भाई कॉन्सर्ट में जब आप आओगे तो आपको एक पानी बॉटल फ्री मिल जाएगी या फिर खाने के लिए स्नैक्स मिलेंगे, तो वो चीजें भी वहां सबको दी जानी चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, अगर आपने कहा है कि कॉन्सर्ट जो है वो एसी में होगा या एसी हॉल में होगा, तो वहां पर एसी सिर्फ होना जरूरी नहीं है, तो वो एयर कंडीशनर वहां पर चालू भी होना चाहिए, उसको शुरू किया जाना चाहिए। तो ये चीजें होगी, प्रोफेशनलिज्म हो गई। ठीक है, उसके बाद में आपने कहा कि भाई कॉन्सर्ट 1.5 घंटे का होगा, तो बराबर 1.5 घंटे में आपको उसको खत्म करना चाहिए। आप उसको ज्यादा देर तक खींच नहीं सकते, है ना।
क्योंकि लोगों ने अपने उस हिसाब से अपनी प्लानिंग की होती है। तो आपको प्रोफेशनलिज्म के तौर पर वहां पर ध्यान रखना होगा कि आपको उसी समय के अंदर, तय समय सीमा के अंदर वो कॉन्सर्ट खत्म करना चाहिए। उसके बाद में नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को आकर के भाषण देने का बहुत सारा शौक होता है, और भले ही वो लोग कितना भी बोर क्यों ना हो जाए, पर वो अपना भाषण शुरू ही रखते हैं, बातें करना शुरू रखते हैं। तो इस तरह से नहीं, कॉन्सर्ट में क्या है, प्रोफेशनलिज्म जहां पर हो गई वहां पर आपको तय करना होगा कि भाई भाषण कितने मिनट का होगा, 2 मिनट का, 5 मिनट का, उससे ज्यादा नहीं, फिर कॉन्सर्ट ज्यादा होगा, है ना। तो ऐसा ना हो कि लोग कॉन्सर्ट के लिए आए हो और भाषण ही सुनते बैठ गए, ऐसा नहीं। प्रोफेशनलिज्म जो होता है उसमें आपको उसमें आपको लाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एक अच्छे कॉन्सर्ट को बना सकते हो, अच्छे कॉन्सर्ट आप कर सकते हो। पेशेंस, अभी देखिए कॉन्सर्ट करते वक्त क्या होता है, कभी कभी हो सकता है कि जितने लोगों की आपने अपेक्षा की थी उतने लोग नहीं आए। तो इससे क्या होता है, बहुत बार आयोजक जो होता है या फिर कॉन्सर्ट करने वाला भी होता है, जब थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं कि भाई अरे हमने अपेक्षा इतनी की थी पर इतने लोग नहीं आए, तो फिर दुखी होकर के फिर वो बैठ जाते हैं, क्या कहते हैं, रुकते हैं लोगों के लिए। नहीं, जितने लोग आए हैं, देखिए जितने लोग नहीं आए हैं उनके लिए रुकने की बजाय अगर जो लोग आए हैं उनके लिए हमने शुरुआत कर देनी चाहिए। ठीक है, पेशेंस होना चाहिए कि ठीक है नहीं आए, आगे आएंगे, आज नहीं आए कल आएंगे, है ना। तो इस तरह से पेशेंस हमको, रिस्पेक्टफुलनेस, देखिए अगर कोई ऑडियंस में बैठा है जिसको बहुत समझ है किसी चीज की, जो आप साधन मतलब आप गाना गा रहे हो या फिर आप शास्त्रीय संगीत कर रहे हो या आप नृत्य कर रहे हो, तो अगर कोई ऐसा है ऑडियंस में जिसको बहुत ज्यादा समझ है और उसने कुछ आपको बताया, तो उसको आप लोग पॉजिटिवली लेना चाहिए, उसको रिस्पेक्टफुल वे में लेना चाहिए, उसके आदर के साथ उसको लेना चाहिए, ना कि उसको वहीं पर आपने ये कर देना, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना है ना। एंड ओपन ओपन माइंड, अभी देखिए बहुत सारे कॉन्सर्ट्स तो थीम्ड होते हैं, मतलब उसको सारी 1 से लेकर के 10 तक सारी चीजें उसमें लिखी होती है कि इसके बाद ये, उसके बाद वो। लेकिन अगर कहीं पर दर्शक आपसे कह रहे हैं कि भाई इसमें इस तरह से आपको बदलाव करने हैं, तो आप उसको भी कर सकते हैं, है ना। बिग पिक्चर व्यू मतलब आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई ये कॉन्सर्ट जो है किस चीज के बारे में है। भले ही उसमें गाने होंगे, ये होंगे, पर मेन आकर्षण उसका क्या है ये भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में उस कॉन्सर्ट में क्या होता है कि जिम्मेदारी आपको देनी पड़ेगी। किसी को संगीत की जिम्मेदारी, किसी को स्टेज की जिम्मेदारी, किसी को लाइट की जिम्मेदारी, किसी को पब्लिक एड्रेस सिस्टम की जब जिम्मेदारी। तो ये जिम्मेदारियां जो होती है वो अलग अलग करके बांट करके दे देनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप जब कम्युनिकेट करते हो तो स्ट्रांगली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ बोल कुछ रहे हो, सोच कुछ रहे हो, है ना। डिसाइसिवनेस, जब आप बात कर रहे हो तो एक डिसाइसिवनेस उसमें होना चाहिए कि नहीं, अभी ये जो होने जा रहा है ये ऐसा ही होगा, तो एक डिसीजन आपने उसमें। सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में भी अवेयरनेस उसमें होनी चाहिए। और जो कॉन्सर्ट होता है वो मोटिवेटर भी होना चाहिए, मतलब लोगों को हम अच्छी तरह से उसको बता पाए कि ये किस तरह से होने वाला है, इसको मोटिवेट किस तरह से किया जाएगा, ये भी हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए कुछ क्वालिटीज। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके लेखक के साथ में। तो ये शांताराव एक लेखिका है, वॉज अ नोटेबल डांसर फ्रॉम इंडिया। शांताराव जो है वो बहुत ही अच्छी नृत्यांगना थी। शी वॉज एक्सपोनेंट ऑफ भरतनाट्यम एंड ऑल्सो स्टडीड कथकली एंड कुचिपुड़ी। उनका मुख्य तौर पर वो एक भरतनाट्यम की नर्तिका थी, पर उसके साथ साथ, भरतनाट्यम के साथ साथ उन्होंने कथकली और कुचिपुड़ी भी सीखा था। She was a recipient of Padma Shri and Sangeet Natak Academy Award and कालिदास सम्मान फॉर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। और उनको देखे पद्मश्री भी मिल चुकी थी, उसके बाद में उनको संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड भी मिल चुका है, और कालिदास सम्मान जो म्यूजिक, डांस एंड आर्ट के लिए, ड्रामा के लिए दिया जाता है, वो कालिदास सम्मान भी उनको मिल चुका है। दिस इज अ ट्रू स्टोरी बट ऑल द नेम्स एक्सेप्ट पंडित रविशंकर एंड उस्ताद अल्लाह रक्कास हैव बीन चेंज्ड। देखिए वो कह रही है कि ये जो कथा है, ये जो कहानी है, ये जो प्रस्तुत जो लेसन है, ये कहानी सच्ची है, इसमें ये सत्य घटना है, पर इसमें सिर्फ नाम बदल दिए गए हैं,
सिर्फ 2 लोगों के नाम, जो पंडित रविशंकर और उस्ताद अल्लाह रखा जो है, उन्हीं दोनों लोगों के नाम इसमें बदल नहीं दिए गए हैं, बाकी सारे नाम उसमें बदल दिए गए हैं। ठीक है? तो देखते हैं ये क्या कथा है, ये क्या कहानी है। One morning, in a small apartment in Bombay, a girl of about 16 looked up from the newspaper and said excitedly, Pandit Ravi Shankar's playing tomorrow at the Shanmukhanand Auditorium. एक दिन एक दिन सवेरे सवेरे क्या हुआ, एक 16 साल की लड़की थी, वो बॉम्बे मुंबई में रहती थी और मुंबई के एक छोटे से अपार्टमेंट में वो रहती थी। उसने पेपर पढ़ा सवेरे का, और उसमें पेपर में उसने पढ़ा कि भाई पंडित रविशंकर जी आज षणमुखानंद ऑडिटोरियम में अपना कार्यक्रम करने वाले हैं। शी इज गोइंग टू प्ले। अब पंडित रविशंकर कौन है, ये आपको जानना जरूरी है। और उस्ताद अल्लाह रखा। ठीक है, ये दो नाम भारत के संगीत के क्षेत्र में बहुत ही बड़े नाम है, बहुत ही जाने माने ये दो नाम है। तो ये कौन है, इसको हमको पहले आपको जानना है। ठीक है, अब क्या है, तो पंडित रविशंकर जो है वो एक, उनको हम कहेंगे सितारिस्ट, है ना, या सितार वादन में सबसे बड़ा नाम है। उनसे बड़ा नाम सितार वादन में कोई भी नहीं है। ठीक है, और उस्ताद अल्लाह रखा जो थे, ये तबलची मतलब तबला प्लेयर में, देखिए ये दोनों म्यूजिशियंस है। एक का वाद्य है सितार, है ना, और सितार ही बराबर, और दूसरे का है तबला। दोनों अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने वाद्यों में माहिर है। बहुत बड़ा नाम है, इसीलिए उनके आगे देखिए उस्ताद और पंडित लिखा गया है, क्योंकि उसके वो उस्ताद है, उसके वो बहुत बड़े क्या कहते हैं एक्सपोनेंट है उसके, उनसे बड़ा कोई नाम उसमें उस क्षेत्र में नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही उसने पढ़ लिया कि पंडित रविशंकर जी आज अपना कार्यक्रम करने वाले हैं षणमुखानंद ऑडिटोरियम में। said her mother, pointing to the figure sleeping on the bed। और उसकी माँ ने उससे कहा, शांत हो जाओ, सो रहा है। एक कोई खटिया पर, एक बेड पर कोई सो रहा था। यू विल वेक हिम अप, यू नो ही नीड्स ऑल द स्लीप एंड रेस्ट ही कैन गेट। और फिर उसने उसकी माँ ने उससे कहा कि देखिए वो सो रहा है, उसकी नींद खुल जाएगी। आपको आपको पता है ना कि उसको पूरी पूरी नींद डॉक्टर ने कहा है कि लेनी है, तो आप शांत हो जाओ, नहीं तो वो जाग जाएगा। बट द बॉय ऑन द बेड वॉज नॉट अस्लीप। और उस खटिया पर, उस बेड पर कौन था, तो एक बच्चा सो रहा था, एक लड़का सो रहा था। और वो सो नहीं रहा था, फिर सिर्फ लेटा हुआ था, पर सो नहीं रहा था। पंडित रविशंकर, ही सेड, पंडित रविशंकर द सितार माइस्ट्रो। और फिर उसने कहा, क्या पंडित रविशंकर? फिर उसने कहा, पंडित रविशंकर, वो सितार वादक, प्रसिद्ध सितार वादक, वो, ऐसा उसने सवाल किया। He raised himself up on his elbows for 1 second। और फिर उसने अपने कोहनियों के बल उठकर बैठने की कोशिश की कुछ देर के लिए। then fell back। और फिर वो नहीं कर पाया, और फिर से वो अपने गद्दे पर सो गया। But his eyes were shining। पर भले ही वो उठ नहीं पाया, पर उसकी आंखों में जो चमक थी वो देखने लायक थी। उसकी आंखें चमक उठी। वी मसंट मिस द चांस। और फिर उसने कहा, क्या कहा कि देखिए हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। वी मसंट मिस अ चांस। ये चांस हमें बार बार, वी मसंट मिस द चांस, ऐसा मौका हमें बार बार नहीं मिलने वाला। ही सेड, I've always wanted to hear him and see him। और फिर उस बच्चे ने कहा कि देखे, मुझे उनका कार्यक्रम सुनना, उनको देखना बहुत ही दिनों से मेरी तमन्ना थी, मेरी कामना थी कि मैं उनको देखूं, उनका कार्यक्रम सुनूं। ये मेरी दिली ख्वाहिश है, और मुझे बहुत दिनों से ये ख्वाहिश है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम मैं बिल्कुल अटेंड करना चाहता हूँ, इसको मैं देखना ही चाहूंगा, ऐसा उसने कहा।
लाई डाउन सन, लाई डाउन। और फिर हिज मदर स्प्रैंग टू हिज साइड। फिर उसकी माँ बहुत जल्दी से उसके पास आई, उसके पास बैठी उसके गद्दे पर, उसके कॉट पर, और उसने कहा, देखो तुम सो जाओ, सो जाओ, अभी तो तुम पड़े रहो, सो जाओ। ही एक्चुअली रेज्ड हिमसेल्फ अप विदाउट हेल्प, क्योंकि वो किसी मदद के बिना उठने की कोशिश कर रहा था। ही मर्मर्ड, है ना, अभी वो खुद को उसने भले ही वो पहली बार गिर गया था, पर उसने अभी तक खुद को बिठा लिया था। She murmured with a catch in her throat, and her eyes turned to the idols on the corner shelf. फिर उसने उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा, और फिर उधर पलटकर उसने देखा कि शेल्फ में जो कुछ भगवान की मूर्तियां वहां पर रखी हुई थी, उनकी तरफ देख करके उसकी माँ ने एक उसकी माँ ने उसको कहा कि ठीक है, सो जाओ बेटा। लेकिन सोते हुए भी उसके गले में क्या कहते हैं, उसका गला उसका कंठ भरा हुआ था, वो बोल नहीं पा रही थी, उसको दुख हो रहा था। और फिर उसने उन मूर्तियों के, भगवान की, ईश्वर की मूर्तियों की ओर उसने देखा। The prayer which she uttered endlessly came unbidden to her lips. और फिर जब कभी भी ऐसा होता तो वो प्रार्थना करने लगती, एक प्रार्थना अपने मुंह से करने लगती, और फिर जब वो जैसे ही वो मूर्तियों की ओर देख रही थी, अपनी प्रार्थना वो मन ही मन में बोल रही थी। हर बार हर बार जब भी कभी कुछ होता, तो उसके मुंह से अनायास ही वो प्रार्थना निकल पड़ती, मतलब वो जोर से नहीं, बस वो कुछ अपने ओठ हिला देती, जिससे पता चल जाता कि उसकी वो प्रार्थना बोल रही है, कर रही है। आई मस्ट हियर हिम एंड सी हिम, द बॉय रिपीटेड। और फिर वो बच्चे ने कहा कि देखो, कुछ भी हो जाए, पर मुझे उनको सुनना है, उनको देखना है। इट्स द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा चांस है, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी क्या कह सकते हैं, एक ऐसा क्षण है जिसको मैंने ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा मौका है, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं गवा सकता, ऐसा वो कह रहा है। इट्स द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम। देन ही बिगैन टू कॉफ एंड गैस्प फॉर ब्रेथ, एंड had to be given oxygen from the cylinder that stood under the bed, but his large eyes were fixed on his sister. और फिर वो बच्चा जैसे ही उसने बोल दिया, तो वो खांसने लगा, और सांस लेने के लिए थोड़ी सी उसको तकलीफ हो रही थी, वो सांस लेने की कोशिश कर रहा था। पर ऐसे में उसको उसके बेड के नीचे, उसके खटिया के नीचे या खाट के नीचे जो ऑक्सीजन का सिलेंडर था, उसमें से उसको ऑक्सीजन देना पड़ रहा था। वो सो रहा था, अपने बेड पर लेटा हुआ था, पर उसकी आंखें अपनी बहन की तरफ थी, वो अपनी बहन को देख रहा था, मानो उससे कह रहा हो कि दीदी, ये चांस हम नहीं गवा सकते, ये तो हमको पूरा करना ही होगा। स्मिता बिट हर लिप इन सेल्फ रिप्रोच। और अम, अ, वो स्मिता जो उसकी बहन थी, तो उसने अपने ओठ दबा लिए, अनायास ही ओठ दबा लिए, उसको लगा ये मैंने क्या गलती कर दी। लेकिन वो जो एक्साइटमेंट उसके अंदर थी, उसके अंदर जो एक उस कार्यक्रम को लेकर के जो जिज्ञासा थी, वो अनायास ही उसके मुंह से प्रकट हो चुकी थी, और इसीलिए उसको थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि देखिए मैंने ये क्या कर दिया, मेरे भाई को तकलीफ हो रही है, मेरी वजह से हो रही है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। पर उसकी जो एक्साइटमेंट थी वही उसके मुंह पर आ गई थी। She had been so excited at seeing this announcement that she had not remembered that her brother was very ill. और वो जो एडवर्टीजमेंट थी पेपर में, उसको देखने से वो इतनी क्या कह सकते हैं कि एक्साइटेड हो चुकी थी, इतनी क्या कह सकते थे कि इसके भावनाएं इतनी उमड़ पड़ रही थी कि वो भूल चुकी थी कि अपना भाई है, जो बीमार है, जो लेटा हुआ है, शायद वो उठ सकता है, वो सुनेगा, और फिर न जाने क्या होगा, क्या का क्या हो जाएगा, ऐसा वो सोच ही नहीं पा रही थी, उसने सिर्फ एक्साइटमेंट में वो बोल दिया। She had seen how the doctors had shaken their heads gravely and spoken words that neither she nor even her parents could understand. और उसने देखा था कि उसका भाई कितना बीमार है, उसने देखा था कि उसका भाई बहुत बीमार है। डॉक्टर्स ने भी इस तरह से बहुत ही गंभीर रूप से अपने सर हिला दिए थे, और वो कुछ पुटपुटाए थे, कुछ बोल रहे थे, पर वो ना ही उसे, ना ही उसके माता-पिता को कुछ समझ में आया था। वो अपने आपस में बात कर रहे थे।
तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, पर वो बहुत ही गंभीर रूप से उन्होंने अपने सर हिला दिए थे, जिससे पता चलता था कि उसका भाई बहुत ही ज्यादा गंभीर है, गंभीर रूप से बीमार है। बट समवेयर डीप इनसाइड स्मिता हैड नोन द फ्राइटनिंग ट्रुथ। पर कहीं अपने दिल के एक कोने में उसको पता था कि सच्चाई क्या है, कि सच्चाई कितनी बुरी हो सकती है, सच्चाई कितनी कड़वी हो सकती है, ये उसे पता था। और उसे पता था कि क्या होने वाला है, दैट अनंत वॉज गोइंग टू डाई। कहीं पर उसके दिल में ये हमेशा था कि उसका भाई जो है, अनंत जिसका नाम है, वो बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला है। वो बहुत जल्दी इस दुनिया को, हमें सबको छोड़ कर के जाने वाला है। वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाला है। ये बात, ये चीज वो समझ चुकी थी और उसके माता पिता भी ये समझते थे। द वर्ड कैंसर हैड हंग इन द एयर। और उसे क्या हुआ था? उसकी बीमारी थी कैंसर। ये कैंसर जो चीज थी, चाहे कैंसर की जो बीमारी थी, ये कैंसर जो शब्द था, वो हमेशा उस घर के हवा में तैरता रहता था। कैंसर, ऐसा ऐसा वो मानो लग रहा था कि भाई इस पूरे रूम में भरा पड़ा है वो शब्द, और उसी ने उस पर जो प्रभाव किया है, उसकी वजह से उनके जीवन में इस शब्द ने बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव ला लिया था। बहुत बड़ा बदलाव उनके जीवन में हो रहा था इस एक शब्द के कारण। और उसे पता था कि इसका अंतिमता, इसका गंतव्य क्या है, इसका अंतिम पड़ाव क्या होने वाला है, ये उसे, स्मिता को बिल्कुल साफ तौर पर पता था। Her brother was dying of cancer, even though she pretended that all would be well and they would return together. उसे पता था कि ये जो कैंसर है, ये जानलेवा है और ये मेरे भाई की जान लेकर ही रहेगा। इतना उसको पता था, और फिर भी कभी भी उसने अपने भाई को ये जताने की कोशिश नहीं की थी। हमेशा वो कहती थी कि नहीं भाई, तुम ठीक हो जाओगे और फिर से एक बार हम साथ रहने लगेंगे। ऐसा वो उसके भाई को जताती थी। A small family of four to their home in गंग, गगनपुर। और वो कह रही थी कि नहीं ठीक है, हम सब चारों लोग, मैं माँ, बाबूजी और आप, हम चारों भी अपने गांव गगनपुर जाएंगे और साथ में अपना जीवन बिताएंगे। And he was only 15 and the best table tennis player in the school and the fastest runner. और उस बच्चे की, अनंत की उम्र ही क्या थी? वो सिर्फ 15 साल का था। उस बच्चे की उम्र थी सिर्फ 15 साल। और इतना ही नहीं, तो वो अपने स्कूल का सबसे बढ़िया टेबल टेनिस प्लेयर था और स्कूल का सबसे फास्टेस्ट रनर था। तो देखिए कितना होनहार, कितना क्या कह सकते हैं, अच्छा वो बच्चा था। पर नियति के मन में कुछ और था, और नियति उसके लिए कुछ और क्या कह सकते हैं, प्लान कर रही थी। नियति के मन में उसके लिए कुछ और ही था। ही वॉज लर्निंग टू प्ले सितार। और अब वो सितार बजाना भी सीख रहा था। दे वर बोथ टेकिंग सितार लेसन्स। उसकी बहन और वो दोनों भी सितार बजाना सीख रहे थे। वो उसके कुछ जो लेसन्स है, वो उसकी क्लासेस वो कर रहे थे। बट अनंत वॉज बेटर देन हर एज इन मेनी अदर थिंग्स। पर अनंत जो है, स्मिता का छोटा भाई जो है, वो उससे कई ज्यादा अच्छा था। जैसे हर एक चीज में होता है, उसका भाई स्मिता से बहुत अच्छा सितार भी बजा लेता था। बाकी सारी चीजें भी वो अपने बहन से अच्छी कर लेता था, पर सितार भी वो अपनी बहन से अच्छा ही बजा लेता था, और बहुत अच्छा था वो सितार बजाने में। He was already able to compose his own tunes to the astonishment of their guru. और देखिए, वो सिर्फ सितार बजाना ही नहीं जानता था, बल्कि उसने अपने कुछ कंपोजिंग भी की थी। मतलब वो सितार कुछ राग, या कहेंगे कुछ अपनी धुनें भी उसने बना ली थी सितार पर। तो उसके गुरु जो थे, वो बहुत ही अचंभित थे कि भाई ये इतना छोटा सा बच्चा अभी मेरे पास सीखने के लिए आया है, और ये सितार बजाना तो सीख चुका है, पर अपने खुद की धुनें भी बना रहा है।
बहुत अचंभित हो चुके थे उसके गुरु को भी ये बहुत ही आश्चर्यकारक लग रहा था। The cancer had struck, and they had come to Bombay so that he could be treated at the cancer hospital in the city. और फिर अचानक से क्या हुआ? अचानक से उसको कैंसर का निदान हो गया और फिर उन्हें सभी को, उसके पिता माता को, उसको और उसके बहन को, तीनों को भी बॉम्बे आना पड़ा था, मुंबई आना पड़ा था, क्योंकि उस शहर में, मुंबई में, वो किसी कैंसर हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। उसका इलाज उस हॉस्पिटल में, उस शहर में, मुंबई शहर में किसी अस्पताल में हो रहा। Whenever they came to Bombay, they stayed with Aunt Sushila. और जब भी वो मुंबई आते, देखिए कुछ कुछ दिनों के बाद उनको आना पड़ता था, और जब भी कभी वो मुंबई आते तो उनकी जो मासी थी, उनकी जो एक आंट थी, उनके साथ वो सुशीला नाम की, उनके साथ वो रहा करते थे। हर अपार्टमेंट वाज नॉट बिग, बट देयर वाज ऑलवेज रूम फॉर देम। देखिए, भले ही उनका जो घर था, उनका अपार्टमेंट जो था, बहुत छोटा था, पर अपनी बहन और उसके बच्चों के लिए उसमें हमेशा जगह रहती। उसे पता था कि उसकी बहन किस दौर से गुजर रही है, उसका भांजा किस दौर से गुजर रहा है, कितनी तकलीफ वो झेल रहे हैं, और इसीलिए उसको भी उस बच्चे पर बहुत शायद दया आती है, और वो भी बहुत दुखी होती है। और इतना होने के बावजूद भी जब भी वो मुंबई आते तो हमेशा अपनी आंट के पास रुकते, अपने मौसी के पास। मौसी हो सकती है या बुआ हो सकती है ना, आंट मतलब मौसी भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है। तो वो हमेशा वो अपनी आंट के पास रुकते थे, सुशीला। और उनके, भले ही उनका घर छोटा था, पर उनके घर में हमेशा इन लोगों के लिए, है ना, अनंत हो, उसकी बहन स्मिता हो या उनकी माँ हो, उनके लिए हमेशा ही उनके घर में जगह रहती। ठीक है? तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो हमने अभी बनाया है, ये वीडियो आपने देखा है, वो वीडियो आपको पसंद आया है। तो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और पवन वाघ अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि वहीं से आपको ये नए-नए वीडियोज़ मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।